दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंजूर मेमन, एडिटर इन चीफ इज़ ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी और BBC TV नेटवर्क के प्रोड्यूसर के हिस्से से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारे पास सिंध के एक बड़ी नामवर शख्सियत जुल्फ़िकार हालीपुर साहब हमारे बीच में हैं और ये हमारे तहरीक इंसाफ के मीडिया के इंचार्ज हैं सिंध में, और पहले ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रहे हैं इमरान खान साहब के पार्टी में। इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये करा दूँ कि जुल्फ़िकार साहब सिंध में टंडो मोहम्मद खान के पास एक गांव है उमर हालीपोटा, उसमें पैदा हुए थे 1970 में सितंबर 27 पे। और इनकी जो स्पेशलिटी ख़ास करके है कि इन्होंने MPhil किया हुआ है सिंध डेवलपमेंट स्टडी सेंटर से, और इनकी स्पेशलिटी वाटर एनवायरनमेंटल, क्लाइमेट चेंज और माइनॉरिटी राइट्स, पीस और डेमोक्रेसी के ऊपर इनकी है। और ही इज़ अ राइटर ऑल्सो, इन्होंने काफ़ी किताबें 3 किताबें बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर भी तरतीब भी दी और लिखी भी। और इन्होंने एक दिल्ली दर्शन ट्रैवल लॉज के नाम पे एक उर्दू में किताब लिखी जो इंडिया में ट्रैवल करके उन्होंने जो सिंधी लोगों को की जो चीज़ें हैं वो उर्दू स्पीकिंग लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि उर्दू इज़ अ गुड मीडियम टू रीच टू द पीपल, तो उन्होंने उस पर लिखी। और शेख हयास के जो सिंध के बड़े शायर हैं, बिसाइड शायरी के वो बहुत अच्छे लेखक भी थे और अखबारों में बहुत लिखते थे। तो इन्होंने उनकी वो जो सारी जो दस्तावेज़ थी अखबारों से निकाल के एक किस्म के किताब में तरतीब दी। और इस वक्त बड़े एक्टिव हैं सिंध के पॉलिटिक्स में, और यहाँ पे तकरीबन 5-6 साल से सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के गेस्ट होकर आते हैं। और अभी भी यहाँ पे सना के कॉन्फ्रेंस जो हो रही है डेट्रॉइट में, उसमें कीनोट स्पीकर भी होंगे शायद। तो इनके ख्यालात बहुत मॉडर्न, ये पुराने दकियानूसी पॉलिटिशियन नहीं हैं, यही एज अ मॉडर्न भी है। तो आज इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। जुल्फ़िकार साहब शुक्रिया बहुत बहुत आपका आने का, वेलकम टू ह्यूस्टन। और होप कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन जो है वो सही तरीके से किया। पहले ये बताइए कि आप ने क्यों पीपल्स पार्टी इतनी कोर में थी सिंध में हर दौर में, और फिर आपने एक किस्म से पहले आप क्या पीपल्स पार्टी में थे? कभी भी नहीं रहे आप, तो पहले आप फ्रीलांस काम कर रहे थे और NGOs के साथ थे आप, तो थोड़ा सा वो बताएं NGO साइड जो आपका है कि व्हाट वर्क डिड यू डू विद NGOs, और फिर हम आते हैं पॉलिटिक्स पे कि क्यों आपने तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया। जैसे आपने बताया मैंने MPhil किया है, मैं इस वक्त PhD कर रहा हूँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो पानी के मसाइल हैं उस पर और रिवर डिप्लोमेसी पर। शुरू से जो नौकरी का ट्रेंड है वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में है, यूनिवर्सिटी में भी मैंने पढ़ाया है। और जो मेरा जो पैशन है, काम का जो इंटरेस्ट है, वो ज़्यादातर नेटवर्किंग, लॉबिंग और पॉलिटिकल एजुकेशन पर है। तो इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के जो इलेक्शन ऑब्जर्वर मिशन के लोग आए थे 2008 में पाकिस्तान, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से पहले, उस मिशन का भी मैं फोकल पर्सन था फॉर सिंध। और यूरोपियन यूनियन के साथ भी मैंने काम किया। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इनडायरेक्टली पॉलिटिकल एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हों या थिंक टैंक्स के साथ काम करना हो, तो ये 20 साल से तकरीबन मेरा 15 साल से काम का सिलसिला है मुख्तलिफ NGOs के ज़रिए। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपने तहरीक इंसाफ क्यों ज्वाइन किया, वो क्या तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का मंजूर साहब रीज़न ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं 15-20 साल से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह के अगर प्रोजेक्ट्स हैं तो उनके ज़रिए, वरना लिखना पढ़ना, पॉलिटिकल एक्टिविज़म और मुख्तलिफ तहरीकों में मुख्तलिफ जो इत्तेहाद बने उनमें इनडायरेक्टली, तो एक पूरे प्रोसेस को मैंने 2 दहाइयों के प्रोसेस को मैंने आंखों से देखा है। तो उसमें नो डाउट पीपल्स पार्टी किसी दौर में सिंधियों की पॉपुलर जमात रही है, या MQM उर्दू बोलने वालों की नुमाइंदगी करती रही है। वो नुमाइंदगी कितनी सही है या गलत है उसमें हम नहीं पढ़ते। तो सिंध में जो गुज़श्ता 8-10 साल से जो गवर्नेंस का पूरा स्प्रेड है या गवर्नेंस का जो नैरेटिव है वो इंतहाई एक्सप्लॉइटेटिव है। मुशर्रफ का पूरा पीरियड 2008 में पहली गवर्नमेंट जरदारी की, फिर अब ये एग्जिस्टिंग, तो उसमें हमने देखा कि
सिंध को में 2 पार्टियां हैं जिन्होंने आपस में तय कर लिया है कि वो सारी उम्र लसानियत का कार्ड खेलेंगी, सिंधी मुहाजिर बुनियाद पर सिंध को तकसीम रखेंगी, लोगों को लड़ाएंगी, डेवलपमेंट नहीं करेंगी, पैसे सारे घरों को ले जाएंगे और आखिर में वजीरों के इन्वेस्टमेंट से 12-12 अरब रुपए निकलेंगे। तो ये पूरा जो आंखों देखा हाल है 8-10 साल का, तो उसमें ज़ाहिर सिंध में ये डिबेट होती है, पूरे पाकिस्तान में ये डिबेट होती है कि मुतबादिल सेहतमंद पॉलिटिकल ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, कि अगर आप इन पार्टियों को छोड़ दें या इन पार्टियों से लड़ें तो पार्टियों से अफराद तो लड़ेंगे नहीं, पार्टियों से तो पार्टियां लड़ेंगी और एक जमहूरी और पुरअमन अमन अंदाज में लड़ेंगी। तो उसमें मेरी पहली कोशिश ये थी कि उस पार्टी की तरफ जाया जाए जो सिंध को जोड़े, जो कराची के लोगों को भी अट्रैक्ट करे, जो हमारे देहाती इलाकों को भी करे, उर्दू बोलने वाले बहनों भाइयों को भी करे, सिंधियों को भी करे, या पूरे पाकिस्तान के लोगों को। तो इस वक्त मेरी नज़र में एक ही फेडरल पार्टी है जिसको आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान की सही नुमाइंदा सियासी पार्टी है, वो उसका नाम तहरीक इंसाफ है। दूसरा ये था कि चले जी गवर्नेंस नहीं अच्छी, पार्टी नज़रियाती है, पार्टी के बड़ी फिक्री और शऊरी जो है मंजिलें बड़ी ऊपर हैं, तो वो भी हमने देखा कि पार्टी सबसे तालिबानाइजेशन का पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैंपियन मौलाना फजल रहमान वो पीपल्स पार्टी का लाई है। तो हमने देखा कि नज़रियाती तौर पर भी पार्टी अपने पैरों पर नहीं टिक पा रही, गवर्नेंस भी नहीं दे रही। अगर आप नज़रियाती तौर पर कुछ नहीं दे रहे तो चले आपने कह दिया फेडरल गवर्नमेंट के साथ या फेडरेशन के साथ, पंजाब के साथ जो सिंध के मामला हैं, कराची का हमारा कैपिटल उसका रेवेन्यू है, NFC है, पानी है, कुदरती वसाइल है, किसी सूरत हाल में भी सिंध ने ना केस टेक ऑफ किया, ना कुछ सिंध के लिए उन्होंने कोई बड़ी आवाज़ उठाई। तो ज़ाहिर है जब आप अमली सियासत करने निकलेंगे तो आप जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें से किसी को देखेंगे। कॉम्प्रेस हमारे दोस्त हैं सारे, आपके भी सारे दोस्त हैं, आपके घर पर भी आते हैं, मेहमान होते हैं आपके, उनकी पार्लियामानी सियासत की तरफ अभी उनका रवैया काफ़ी गैर संजीदा है। तो आपके पास कोई फिर ऑप्शन बचता नहीं है। नवाज लीग मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो अब अपना जो साइकिल है पॉलिटिकल आगे बढ़ने का या सियासी तौर पर ऊपर जाने का, वो दैट साइकिल इज़ ओवर। तो उसमें मेरी नज़र में एक ही सब पार्टी है जो करप्शन पर क्लियर है, गवर्नेंस पर क्लियर है, फेडरेशन के जो मामला हैं प्रोविंसेस के साथ उस पर क्लियर है। तो ये एक मौका नज़र आया कि न फ़कत इस पार्टी का सरगर्म हिस्सा बनाया जाए अपने आप को भी, दूसरे दोस्तों को भी, उसके साथ साथ सिंध में इस डिबेट को आगे बढ़ाया जाए कि जब तक आपके पास सेहतमंद सियासी मुतबादिल नहीं होंगे तो ये दोनों पार्टियां आप उसी तरह लसानी बुनियादों पर तकसीम करती और खाती जाएंगी। लसानियत पे आते हैं कि उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग, इतने साल हो गए एक मुल्क में रहते हुए। हम अमेरिका आए हैं 30 साल में, हम अमेरिकन हो गए। तो अभी पहले हम सोचते थे अपनी ज़बान में, तो अभी तो सोचते भी अंग्रेज़ी में, सोचते भी अमेरिकन की तरह है। तो ये क्यों है कि सिंधी और महाजर इतने साथ में रहने के बावजूद भी अभी भी वो महाजर हैं, हम सिंधी हैं, हम क्यों नहीं एक बने? उसका रीज़न क्या है? उसके काफ़ी मल्टीपल रीज़न्स हैं। एक तो बड़ा सीधा रीज़न ये है कि जब रियासत कुछ नहीं दे पाती लोगों को, तो लोग ज़ाहिर लोगों को अपनी आइडेंटिटी चाहिए, लोगों को इकोनॉमिक आइडेंटिटी चाहिए, सोशल आइडेंटिटी चाहिए, पॉलिटिकल आइडेंटिटी चाहिए। तो जब रियासत कुछ नहीं दे पाती तो लोग अपनी उन आइडेंटिटीज़ को जो बिल्कुल ईजी अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल सिंधियत ईजीली अवेलेबल है, महाजरिज्म ईजीली अवेलेबल है, पख्तूनिज़्म ईजीली अवेलेबल है, तो लोग उन आइडेंटिटीज़ की तरफ भागते हैं। तो ये मैं समझता हूँ बड़ा नेचुरल है, इख्तलाफ रखते हुए भी, कि अगर उर्दू बोलने वालों को कोई कुछ नहीं दे पा रहा तो कम अज़ कम उनकी जो सियासत है उन्हें मुहाजिरिज़्म दे रही है या उर्दूज़्म दे रही है। इसी तरह सिंधियों का किस्सा, उनको राइट्स मिल रहे हैं। अगर उनको कुछ भी नहीं मिल रहा तो कम अज़ कम उनकी एक आइडेंटिटी है कि जी हम लोग हैं। तो मेरे ख्याल में रियासत जब माँ बनेगी और रियासत जब डिलीवर करेगी और रियासत जब रूल ऑफ लॉ के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ अपने लोगों का ख्याल रखेगी, तो फिर हम इन बॉक्सेस से बाहर निकलेंगे। अब जैसे इस वक्त आप देखें सिंध में सबसे बड़ा झगड़ा ये था कि लोकल गवर्नमेंट को पावर्स दिए जाए। पीपल्स पार्टी लड़ती रही मुशर्रफ से। अब आप देना भाई, आपको अगर अच्छे नहीं भी लगते
शहरी नुमाइंदे, अब आप डिसेंट्रलाइज करें पावर, नहीं उन्होंने रोका हुआ है। तो ये बेसिकली अभी हमारी डेमोक्रेसी इंतहाई इब्तदाई फेज़ में है, तो अभी मुख्तलिफ पावर बॉक्सेस और आइडेंटिटीज़ के आपस में झगड़े हैं। और मैं समझता हूँ जैसे जैसे डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस बढ़ेगा, रूल ऑफ लॉ स्ट्रांग होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रिवेल करेगा, तो हम इन आइडेंटिटीज़ को छोड़कर और बड़ी आइडेंटिटीज़ में जाएंगे, सिविक राइट्स की आइडेंटिटीज़ में जाएंगे, ह्यूमन राइट्स की आइडेंटिटीज़ में जाएंगे, रीजनलिज्म। आप देखें यूरोप में इतना उन्होंने सेफ गार्ड कर दिया है कौमियतों के हुकूक और सारी चीज़ें कि अब वो रीजनलिज्म की आइडेंटिटी में जा रहे हैं। तो मतलब ये केस हमारा है, उसमें और भी फैक्टर्स मैं बता सकता हूँ, लेकिन मुख्तसरन ये एक चीज़ पाकिस्तान में बताएं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके ख्याल से है कि जो विच नीड्स लॉट ऑफ अटेंशन, कौन सी एक चीज़, क्योंकि मेरे ध्यान में एक चीज़ है और मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि कौन सी एक चीज़ अगर पाकिस्तान में अगर ठीक हो जाए तो पाकिस्तान डेवलप करेगा। मैं दो चीज़ें आपको बताता हूँ। चीज़ वो एक ही है, एक चीज़ वो है जो रियासत के जो सिस्टम्स हैं उसमें क्या करे, एक है रियासत का खुद अपनी जो आइडेंटिटी है स्ट्रक्चरल, उसमें क्या करे। एक तो एजुकेशन के अलावा हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, उसकी तो प्रायोरिटी होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। जो स्ट्रक्चरल मामला है पाकिस्तान का, एजुकेशन दे भी दिया आपने, लेकिन जो स्ट्रक्चरल मामला है कि जब तक आप रिलीजन को स्टेट अफेयर से अलग नहीं करेंगे पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आप सारे लोगों को PhDs कर दे दें तब भी सिस्टम ठीक नहीं होगा। करप्शन हमारी गवर्नेंस का एक सेगमेंट है, करप्शन हमारी गवर्नेंस का एक सेगमेंट, जो गवर्नेंस का ओवरऑल नैरेटिव है उसका एक सेगमेंट है। ओवरऑल गवर्नेंस क्या है कि आप सोशो इकोनॉमिक वेल बीइंग इतनी अच्छी कर दें कि लोगों को करप्शन की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको उस तरह बता रहा हूँ कि हमारी करप्शन फिलैंथ्रोपिक है, वो काफ़ी पार्टिसिपेटरी है। पार्टिसिपेटरी करप्शन किस तरह है, मैं 17 ग्रेड का ऑफिसर हूँ और इरिगेशन में या किसी पब्लिक हेल्थ में सबको पता है मैं पैसे खा रहा हूँ, लेकिन सब देख रहे हैं कि रमज़ान के महीने में पूरा महीना जो पड़ोस की मस्जिद है उसके मौलवी साहब का जो है वो फ्रूट खाना पीना मेरे घर से जा रहा है। कोई कज़न या कोई बहन खुदा न खास्ता वो बेवा है तो उसके बच्चों की मैं स्कूल की फ़ीस भी भर रहा हूँ, मैं किसी गरीब को उम्रे पर भी भेज रहा हूँ। तो आप देखिए करप्शन हमारे यहाँ फिलैंथ्रोपिक और पार्टिसिपेटरी इस सेंस में हो गई कि लोग कहते हैं यार छोड़ो, 6 लोगों को खिला रहा है, आप उसके पीछे पड़े हुए। मंजूर साहब, फिर एक सिपाही है वो कह रहा है कि जी मेरे 4 जवान बच्चे हैं, तनख्वाह मेरी 10,000 है, अब आप बताएं मैं किराए के घर में कैसे पूरे करूं। तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन चूंकि सोशो इकोनॉमिक वेलबींग के स्ट्रक्चर्स आपके प्रो पीपल नहीं है तो करप्शन इस तरह जाएगी नहीं। करप्शन जब तक पूरा एक समाजी और इक्तसादी बेहतरी का लोगों को पैकेज नहीं देंगे, तनख्वाहें बेहतर नहीं करेंगे, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, सिग्नल पर आप देखें सिग्नल पर एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं और पुलिस की गाड़ियाँ निकल कर जा रही हैं, मतलब में ये ओवरऑल बेहतर होगा। और करप्शन इस हद तक ठीक हो सकती है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे जनरल हजरात और प्रेसिडेंट ये अगर ऊपर से खाना शुरू कर दें, जैसे KP का मॉडल देखें, हालांकि इमरान खान की पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ इसलिए नहीं कि मैं पार्टी में हूँ, हमारे जो अफसरान दोस्त हैं वहाँ मुख्तलिफ प्रोविंस से, वो बताते हैं कि हमारे ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं आता कि इसकी ट्रांसफ़र कर दो, उसकी पोस्टिंग कर दो, उससे पैसे लो। तो लीडरशिप अगर बेहतर है उससे भी काफ़ी बड़ा होगा मसला हल। और करप्शन तो आपको ज़्यादा पता है, मेरे सीनियर हैं, कि करप्शन का मामला टॉप टू बॉटम आएगा। पहले लीडर ट्रांसपेरेंट होगा, वो अपने बिहेवियर में शफाफ होगा तो वो ट्रांसपेरेंट होगा। जब तक ऊपर से नहीं होगा तो तब तक नहीं होगा। और प्राइम मिनिस्टर आपका चोर होगा, प्रेसिडेंट आपका चोर होगा तो मासेस। फिर अगर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स बेहतर है, अकाउंटेबिलिटी है, तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर तो पनिशमेंट नहीं होता है ना। देखें ना अमेरिका में क्यों है कि कांग्रेस का स्पीकर है, वो भी अगर कोई गलत चीज़ उसने की तो उसको भी जेल में डाल दिया। तो यहाँ पे क्योंकि जब कोई भी गलत काम करता है तो उसकी पनिशमेंट है, वहाँ पे क्योंकि पनिशमेंट नहीं है, इस वजह से करप्शन फ्रोक हो रही है। और एक दो चीज़ें जो और भी फुकदान है, जैसे पावर है बड़ी, आई बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि पाकिस्तान में
10-15 سال میں کوئی نیا پاور پلانٹ نہیں لگایا. بڑا انرجی کرائسس ہے. خطرناک انرجی آپ اسٹیل مل کو سیل کر رہے ہیں جو فنڈامنٹل انڈسٹری ہے اس کو آپ جان رہے ہیں. پی آئی اے جو میں آئی واز پارٹ آف دا پی آئی اے فلیٹ, میں نے وہاں پہ 7 سال کام کیا. وی یوزڈ ٹو بی پراؤڈ ٹو بی پارٹ آف پی آئی اے. اس کو وہ انہوں نے تباہ کر دیا. تو یہ جو انسٹیٹیوشن کو انہوں نے تباہ کیا ہے کرپشن کے ذریعے, جب تک یہ نہیں ہوگا تو پاکستان ڈیولپ نہیں کرے گا. آخری میسج یوتھ کے لیے کیا ہے آپ کا؟ یوتھ ہمارا فیوچر ہے, ہماری لیڈرشپ ہے یوتھ. اور ظاہر ہے کہ جو جنریشن آپ کی بعد آنی ہے اس میں آپٹیمزم, اس میں ان کو روشن خیالی کی طرف لے جانا, ان کو پروگریسو ویلیوز کی طرف لے جانا اور اس قسم کے میسیجز دینا ہمارا فرض ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ پڑھیں اور پڑھائی پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں, میرٹ کا خیال رکھیں. اگر وہ اپرچونٹیز کے ساتھ آگے آتے ہیں تو اپنی زندگی میں کسی 1-2 اسٹوڈنٹ کی یا یوتھ کی والنٹیئر سپورٹ کا بھی وہ اسپرٹ آپس میں رکھیں. اور ہمارا ملک یا ہمارے ملک کی جو ڈائسپورا یا جو کمیونٹی یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہے, پاکستانی کمیونٹی, اس کی بھی امیدیں, ان کا سارا امیج بلڈنگ, ان کی فیوچر کی ڈپلومیٹک ٹائز ود ادر کمیونٹیز اینڈ دی گورنمنٹس, وہ ساری یوتھ کے ہاتھ میں. تو یوتھ جتنی فوکسڈ ہوگی اور اپنی ایجوکیشن کی طرف دھیان رکھے گی, پروفیشنل ہوگی, تو اس کا فائدہ ان کو بھی ہوگا, لیکن ان کے نتیجے میں ان کے فور فادر, پیرنٹس, ان کی قوم, ان کے ملک کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. شکریہ ذوالفقار صاحب. دوستوں, جو نیٹ شیئر میں یہ کہوں کہ ایجوکیشن یہ 3 چیزیں جو ہے اسی صحیح قومیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں. نئی پوت کے لیے یہی میسیج ہے کہ گیٹ انوالوڈ ان ایجوکیشن, ووکیشنل میں جائیں. یہ صرف کلرک بننے اور پولیس والا بننے یا CSP بننے کے بجائے آپ ایسی چیزوں میں جائیں جہاں پہ آپ کچھ اپنے قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. شکریہ بہت بہت, تھینک یو. اگر آپ کو کوئی کامنٹ ہو, میرا نام منظور میمن, میرا فون نمبر ہے 713-557-7547 اور کامنٹ سے نوازیے گا. تو بہت شکریہ.